अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से अदलिया पर मुसलसल तनकीद कर रही है। अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी कर ली है। कल असेंबली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया पर सख्त लबो लहजे में तनकीद की थी और मौजूदा सियासी बहरान की जिम्मेदारी अदलिया पर आयद करते हुए मखसूस नशिस्तों के केस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वाले केस पर तनकीद की थी। इसके अलावा हुकूमत कानून साजी के जरिए फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पीनल जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे कर दिया है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक दूसरे केस के हुक्मनामे में यह वाजे किया था कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद कर्टिसी नहीं होती, बल्कि शख्सियात और इदारों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि वो अदालती फैसलों पर अमल दरामद करे। और आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार में खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर यह दोहराया है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। आइन वाज़े है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। अगर किसी को यह पसंद नहीं तो फिर आइन का सारा स्ट्रक्चर ही बदल दे, लेकिन आइन के होते हुए किसी अदालती फैसले को डिसरिगार्ड या डिले नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। यही तरीका है, या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। वाज़े हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे कि किसी इदारे के पास ये चॉइस नहीं है कि वो अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करे, जबकि इससे पहले कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया के किरदार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि अदलिया मुसलसल पार्लियामेंट के काम में मदाखलत कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदालत ने पहले बल्ले का निशान छीन कर एक सियासी जमात को मोबिलाइज किया और अब कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन अ टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अब धांधली की जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, असल में हमने ये कहा ही नहीं। असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस में सियासी फैसला दिया है और वो रिलीफ दिया है जो कि मांगा ही नहीं गया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को लेकर अपने मौकिफ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। रवां हफ्ते बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 9 मई के मामले पर कहा था कि उन्हें वाकई की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाए और अगर उनके लोग इसमें मुलव्वस हुए तो वो उन्हें खुद सजा दिलवाएंगे और माफी भी मांग लेंगे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसलिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीसीटीवी फुटेजेस को मंजर आम पर लाने के लिए अदालत से भी रुजू करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की थी, जिसे तकनीकी वजूहात पर पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हाई कोर्ट के एतराज़ात खत्म करके दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। क्या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक सकेगी? इस मामले पर और दीगर मामलात पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मीर ने।
मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला था, उसके बाद से जिस किस्म की तनकीद हुकूमती जमातों की तरफ से हो रही है और जो इकदाम भी लिए जा रहे हैं जैसे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना, उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत शायद इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। उन्होंने कहा है ये मामला जो है वो जजेस कमेटी के सामने भी लेके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना इख्तियार आइन के मुताबिक इस्तेमाल करता है। कल भी हमने देखा कि एक जजमेंट में उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि किसी की मंशा नहीं है, ये बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। आपको क्या लगता है, हुकूमत के लिए इतना आसान होगा कि 12 जुलाई के फैसले को नजरअंदाज करे, उस पर अमल दरामद ना करे, या इलेक्शन कमीशन? देखें, अभी हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर है, वहाँ पे एक उलमा के कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया। वहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ़ की और वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनमें जो सबसे अहम बात थी, आसिम मुनीर साहब ने ये की कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानता, हम उसे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते। अब ये एक बड़ी ही अहम स्टेटमेंट है और आइन के हवाले से उनकी ये जो स्टेटमेंट है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आइन को कौन नहीं मानता। देखें, जो पाकिस्तान का आइन है वो गुज़श्ता 1.5-2 साल से तकरीबन गैर मौसर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म किया था कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूट गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन नहीं हुआ। तो उस वक्त भी किसी को ये ख्याल करना चाहिए था कि आइन पर अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है, और जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तान को नहीं मानता। तो आइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई की जजमेंट से पहले से ही शुरू हो चुका है। और अब अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जजमेंट पर अमल दरामद नहीं करना चाहती, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब पीडीएम की हुकूमत थी 2022 में, 2023 में, तो ये कई दफ़ा ऐसे हो चुका है। लेकिन आप देखें इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। इसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनका इंतखाबी सियासत से और रियासत से उनका एतमाद, उनका एतबार उठता जा रहा है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले को अगर हुकूमत तस्लीम नहीं करती और उसने पार्लियामेंट के जरिए एक मुतबादल कानून साजी कर दिया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करना है, तो साफ सी बात है कि ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। दो इदारे लड़ रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों का जो सियासी मुफाद है उस पर जद पड़ रही है, तो ये लड़े आपस में। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं इससे हल नहीं होंगे और ना ही इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। अब ये मंसूर अली शाह साहब जाने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जाने, अगर आपस में लड़ेंगे तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार जो है वो कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर जाए। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है ग्राउंड पे, जो लोगों से जब हम बात करते हैं, तो लगता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जो है, अगर उसके भी फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर वो तमाम इदारे जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं वो याद रखें कि फिर उनकी भी इस मुल्क में कोई इज्जत नहीं करेगा। मीर साहब, लेकिन जो पार्लियामेंट और हुकूमती जमातों की तरफ से जो तनकीद की जा रही है, क्या वो जायज़ है? क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि आइन बनाना, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है वो तो यही है ना कि आइन की तशरीह करे वो। देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो यही काम है, आइन की तशरीह करे। लेकिन अब देखिए ना, ये तो नहीं पार्लियामेंट को ज़ेब देता कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर रही है और पार्लियामेंट जो है उस फैसले को डिफाई करने के लिए एक कानून साजी कर रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कौन से सियासतदान कर रहे हैं? जिनको के तहरीके इंसाफ के कोटे से जो रिजर्व सीटें थी वो उन जमातों को मिल गई और अब वो सीटें उनको नहीं मिलेंगी, तो वो रोला डाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है देखें पाकिस्तान में इसने बहरान पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं वैसे इत्तेफाक करता हूँ जो बिलावल साहब ने कल कौमी असम्बली में तकरीर की कि वाकई इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की वजह से बहरान तो पैदा हुआ है। ख़ासतौर पर जो काजी फाजिसा साहब ने जनवरी 2024 में फैसला किया था और तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान ले लिया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि ये इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब बिलावल साहब की जो तनकीद है उसका रुख कहीं और मुड़ गया है।
लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो काजी फायद ईसा साहब ने ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ हुआ है उसको क्रिएट करने में उनका काफी किरदार है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की बात ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अगर मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब की तरफ उनकी तनकीद का रुख है तो मेरा ख्याल है वो गलत है। अगर उनको तनकीद करनी है तो फिर सब जजों के बारे में बात करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले पे जो तनकीद की जा रही है, ये ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जी। को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है बिलावल साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी, बल्कि नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब है ना मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट, कि वो किसी वक्त ये इस्लामाबाद का अपरा चौक है या रावलपिंडी का कमेटी चौक है या लाहौर की अनारकली है, किसी जगह पे जाए ना, जाके तो लोगों से बात करें कि जी आपका क्या ख्याल है, ये बहरान पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किया है। लोग उनको कुछ और ही जवाब देंगे। मजा आएगा कि अगर मेरी इस तजवीज़ पर ये अमल दरामद कर लें तो इनको इनके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। और वो जो अवामी मसाइल हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा क्योंकि हमने देखा है बांग्लादेश में भी जो मसला था वो अवामी मसाइल का था। वहाँ पे भी जो है कोटा सिस्टम के खिलाफ ही तहरीक चली थी। मैं ज़रा उस पर भी आऊँगा, लेकिन मीर साहब आपने खुद मिसाल दी कि पिछले साल भी जब 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था तो नहीं करवाए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो उस वक्त तो आइन को गैर मौसर कर दिया। क्या अब भी इतना आसान होगा कि इस फैसले पर अमल दरामद ना हो? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ ये 8 जजेस नहीं है, इनके साथ 2-3 और भी हैं जिनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। इसके बाद आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी शिकायत हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की भी शिकायत हैं, लोअर जुडिशरी के जजेस की भी शिकायत हैं, ठीक है ना? तो आप इसको इस तनाजुर में देखें कि ओवरऑल जो हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो इस तरह लगता है कि पानी जो है वो उनकी गर्दन से ऊंचा हो रहा है और इनफ इज इनफ हो चुका है। तो अब अगर उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता और पार्लियामेंट वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तो फिर ये है कि अगर पार्लियामेंट उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देती तो फिर उनको क्या फायदा है? फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठ के तो फैसले करने का क्या फायदा अगर फैसलों पे अमल दरामद नहीं होना? तो मेरा ख्याल है ये जुडिशरी के लिए डू और डाई वाली बात है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जुडिशरी की असल लड़ाई किसके साथ है। जुडिशरी की असल लड़ाई पार्लियामेंट में बैठे हुए शहबाज शरीफ या बिलावल साहब के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई किसी और के साथ है। तो ऐसा लगता है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिन लोगों की जुडिशरी के साथ लड़ाई है वो उनके साथ मिल चुके हैं। तो वो अगर उनके साथ मिल चुके हैं तो अब फैसला तारीख ने करना है कि इस 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एक फैसला दिया तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो तारीख की कौन सी साइड पे खड़ी थी, राइट साइड पे खड़ी थी या रॉन्ग साइड पे खड़ी थी? राइट। और मीर साहब, पिछले दिनों जो इमरान खान साहब के बयान सामने आए हैं उससे फिर ये बहस जन्म ले रही थी कि क्या उन्होंने मशरूत माफ़ी का ऐलान किया है या नहीं किया है, या कोई लचक दिखा रहे हैं वो अपने मौक़िफ़ में। ये तो बहस एक जगह चलती रही, लेकिन इमरान खान ने अभी जो आखिरी बात की सहाफ़ियों से उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने इस हुकूमत के पास और उसके बाद आप देखेंगे ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह की बातें जो है पीटीआई के दीगर रहनुमा भी कर चुके हैं। तो इस एतमाद की कोई वजह है या महज बयानात हैं? क्या कुछ ऐसा आप भी फोर्सी कर रहे हैं कि अगले 3-4 माह में बड़ी कोई डेवलपमेंट होने वाली है जिससे हुकूमत कमज़ोर हो जाए और इमरान खान या पीटीआई मजबूत हो जाए? देखिए, मैं इमरान खान साहब को जितना जानता हूँ और मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कौन से मौके पे उन्होंने किस तरह बड़े पुरएतमाद तरीके से क्या स्टैंड लिया था। कभी उनकी बात जो है वो सही साबित हो जाती है, कभी गलत साबित हो जाती है। तो ये उनकी एक पुरानी इमरान खान साहब की ये रवायत है, बल्कि आदत है कि वो इस तरह की सूरत हाल में एक स्टैंड लेते हैं और बड़े एतमाद के साथ लेते हैं। और ये क्योंकि वो एक क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, तो कप्तान जो है वो हमेशा इसी तरह करता है, एक रिस्की फैसला लेता है, एक रिस्की स्टेटमेंट दे देता है, फिर उसको अमल दरामद करके तो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो शायद वो बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उससे उनको वो मुतासिर है और उनका ख्याल है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वही कुछ पाकिस्तान में हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन जो मुझे चीज़ जो थोड़ी सी
खतरनाक नजर आ रही है कि बांग्लादेश की निस्बत ज्यादा खतरनाक चीज है पाकिस्तान में, कि बांग्लादेश में जो जो स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी वो तो चले, उस तहरीक में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान के जो ट्रबल्ड एरियाज हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, जैसा कि मारंग बलोच ने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में किए हैं और मंजूर पश्तीन साहब जो हैं केपीके के इलाकों में कर रहे हैं, तो ये जो नौजवान हैं जो इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, ये इंतखाबी सियासत पे यकीन नहीं रखते। मारंग बलोच जो है वो इंतखाबी सियासत नहीं करती, मंजूर पश्तीन साहब इंतखाबी सियासत नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में जो अवाम की सोच है, जो अवाम के मसाइल हैं, उनको सामने रखकर दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार ना की, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पीछे रह जाएंगी और नौजवान जो हैं वो आगे निकल जाएंगे। और बांग्लादेश में तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे मुमासलत नहीं है क्योंकि वहाँ पे सियासी पार्टीज थी, यहाँ पे जो है वो तहरीकें हैं, कोई सियासी जमातें नहीं है, लेकिन इस वक्त क्या सबक हासिल करने की ज़रूरत है मीर साहब, जो बांग्लादेश में सूरत हाल देखी, क्योंकि आज तो वहाँ पे अवामी दबाव पर वहाँ के चीफ जस्टिस को भी रिज़ाइन करना पड़ा है, क्या सबक हासिल करने की ज़रूरत है इस वक्त हमें उनसे? देखिए शहजाद इकबाल साहब, पाकिस्तान में जो बांग्लादेश में जो एक रेवोल्यूशन आया है, एक तब्दीली आई है, इसको अगेन सही तरीके से समझकर इसका एनालिसिस करने की बजाय यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको अपने अपने मुफाद को सामने रख के अपनी अपनी पसंद का जो है ना एक एनालिसिस जो है वो अवाम के सामने पेश किया है। देखें, जो अब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह बने हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, वो सबसे पहले कहाँ पे गए हैं? वो रंगपुर में जो एक स्टूडेंट था अबू सईद, जिसने अपने सीने पे 4 गोलियां खाई और शहीद हो गया, उसकी कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए गए हैं अबू सईद। वो 16 जुलाई 2024 को शहीद हुआ है और 15 जुलाई 2024 को अबू सईद ने अपने फेसबुक पेज पे क्या लिखा कि 1969 में जो यूनाइटेड पाकिस्तान में एक मूवमेंट चली थी, स्टूडेंट्स की मूवमेंट चली थी, तो उसमें राजशाही यूनिवर्सिटी के एक नौजवान टीचर थे शमसुस जोहा साहब, वो शहीद हो गए थे। तो अबू सईद ने अपनी मौत से एक दिन पहले फेसबुक पेज पे लिखा, उसने लिखा, पुकारा उसने शमसुस जोहा को कि शमसुस जोहा आज हमें फिर आपकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि 1969 की जो मूवमेंट थी उसमें भी आपने किरदार अदा किया था और अब दोबारा हमें आपकी जरूरत पड़ गई है और हम आप ही जैसा किरदार अदा करना चाहते हैं। और अगले ही दिन वो शमसुस जोहा की तरह गोलियां खा के शहीद हो गया। अब वो जो 1969 की मूवमेंट थी, स्टूडेंट्स की मूवमेंट, वो जनवरी 69 में शुरू हुई थी अयूब खान के खिलाफ, और मार्च 69 में अयूब खान जो है उसको इक़्तिदार छोड़ना पड़ गया था और उसने इक़्तिदार याह्या खान के हवाले कर दिया था और फिर याह्या खान ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा। तो ये जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो मूवमेंट चला रहे थे, ऐसे ही नहीं चला रहे थे, हवा में नहीं चला रहे थे, उनकी भी कुछ इंस्पिरेशंस थी, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, उनको और उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज थी। देखें आप कहां से इंस्पिरेशन, बांग्लादेश की स्टूडेंट्स मूवमेंट इंस्पिरेशन किधर से ले रही थी? शमसुस जोहा से। और अब जो अबू सईद है वो फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं जी कि अगर मोहम्मद सईद ना होता तो शायद बांग्लादेश में इतनी बड़ी तब्दीली ना आती। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो जब अपना एनालिसिस करते हैं तो ना तो वो अबू सईद को सामने रखते हैं और ना ही अबू सईद का जो हीरो है शमसुस जोहा उसको सामने रखते हैं। वो कहते हैं वो देखें जी वो बांग्लादेश में हसीना वाजिद की छुट्टी होगी, जबकि जो शमसुस जोहा साहब थे उनका वो जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के हक में तहरीक चला रहे थे और जो अबू सईद है वो हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चला रहा था। लेकिन इसमें हम मिक्स कर देते हैं कि देखें वहाँ शेख मुजीब के मुजस्मे गिरा दिए, इसका मतलब है कि जी वो 50 साल पहले 55 साल पहले जो हुआ था वो गलत था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़र्क है, बांग्लादेश की सूरत हाल में और पाकिस्तान की सूरत हाल में फ़र्क है। बांग्लादेश में जो तलबा तहरीक है वो उस पर पोलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल था, अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल था, लेकिन पाकिस्तान में मुझे जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इसमें तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, बल्कि जो मजहबी जमातें हैं मेरा ख्याल है इनका भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर स्टूडेंट्स या यूथ जो है वो सड़कों पे आ गई तो इन सियासी जमातों का कंट्रोल नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के कामयाबी के नतीजे में साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद नोबेल इनाम याफ्ता साबिक बैंकर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में 16 रुकनी अबूरी काबीना ने मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है। तलबा ग्रुप्स ट्रैफिक से लेकर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, मगर पिछले 2 रोज में कुछ ऐसी पेशरफ्त और सियासी बयानात सामने आए हैं जिसने बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल और बिलखसूस हसीना वाजिद के खानदान से मुतालिक नए सवालात खड़े कर दिए। क्योंकि 5 अगस्त को हसीना वाजिद हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद उनके बेटे सजीब वाजिद ने ऐलान किया था कि उनकी वालिदा सियासत से रिटायर हो रही हैं। उनका खानदान अब कभी सियासत में वापस नहीं आएगा। हसीना वाजिद बांग्लादेश के लोगों से मायूस हैं। बांग्लादेश के लोग बहुत नाशुक्रे हैं। मगर अब हसीना वाजिद के यही बेटे सजीब वाजिद अपनी वालिदा के जानशीन के तौर पर सामने आ गए हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में सजीब वाजिद की जानिब से यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना का खानदान बांग्लादेश की सियासत से कहीं नहीं जा रहा। वो अवामी लीग को तना नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश में जमहूरियत की बहाली के लिए अवामी लीग जद्दोजहद का आगाज करेगी। यानी हसीना वाजिद के बेटे जो 2009 से 2024 तक वजीर आजम हसीना वाजिद के IT मुशीर रह चुके हैं, वो अब अवामी लीग की बागडोर संभालने के लिए सामने आ गए हैं। जबकि 5 अगस्त को सजीब वाजिद ने अपनी वालिदा की हुकूमत में जारी रहने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ करने के बजाय इंतहाई गुस्से और मायूसी के आलम में बांग्लादेशी अवाम पर उंगलियां उठाते हुए कहा था कि अवाम बहुत नाशुक्रे हैं, उनका खानदान बांग्लादेश को बचा बचा कर थक गया है, मगर अब बस बहुत हो गया है। मगर अब सजीब वाजिद के यूटर्न ने बांग्लादेश की सियासत को मजीद दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि कुछ रोज पहले तक शेख मुजीब के खानदान की सियासत खत्म होने के दावे किए जा रहे थे, मगर अब ये बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश के बानी शेख मुजीब के खानदान की सियासत उनके नवासे के कंधों पर आगे बढ़ेगी और वो खुद मुस्तकबिल में बांग्लादेश के वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। अहम बात यह कि आज BBC को दिए गए इंटरव्यू में सजीब वाजिद ने यह दावा भी किया है कि बांग्लादेश में इंतखाबात का ऐलान होते ही हसीना वाजिद मुल्क वापस लौट जाएंगी, मगर क्या वो सियासत में भी वापसी करेंगी या नहीं, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उनके साथ जो सलूक किया गया वो अभी तक उस पर दिल बर्दाश्ता है। इसके अलावा आज रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में सजीब वाजिद ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ के दावे को मुस्तरद करते हुए ये दावा भी किया है कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले सरकारी तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था, उन्हें इस्तीफा देने का वक्त ही नहीं मिला था। हालांकि बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा ने 5 अगस्त को खुद हसीना वाजिद के इस्तीफे देने का ऐलान किया था। बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश में हालात मामूल की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। नई काबीना में इंसानी हकूक के रहनुमाओं, तलबा रहनुमाओं, प्रोफेसर्स, वकला और सिविल सोसाइटी के मुतादिद रहनुमाओं को शामिल किया गया है। हुकूमत के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस वाज़ेह कर चुके हैं कि तशद्दुद के वाक़यात को सख्ती से रोका जाएगा। मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात में भी तेज़ी से कमी आ रही है। 4 रोज़ के बाद 400 के करीब पुलिस स्टेशन ने हड़ताल ख़त्म करके वापस जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, जबकि आज मुजाहिरीन के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कई हफ्तों जारी रहने वाले तुलबा तहरीक में 500 से ज़्यादा अफराद जाँ बाग हुए हैं और इनमें ज़्यादातर पुलिस के हाथों कत्ल किए गए थे। मगर इस मामले पर भी हसीना वाजिद के बेटे ने हैरानकुन दावा कर दिया है, जिनका कहना है कि हसीना वाजिद ने पुलिस और फौज को सख्ती से रोका कि वो अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करें। हसीना वाजिद ने सिक्योरिटी इदारों को हुक्म दिया कि ताकत के इस्तेमाल से आप मुझे तो बचा लेंगे, मगर मेरे अवाम का खून बह जाएगा। मगर सजीब वाजिद के ये दावे भी हकायक से बरक्स नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत के खात्मे से एक दिन पहले तक हसीना वाजिद मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहती रही। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी वक्त तक शेख हसीना ने पुलिस और फौज को हिदायत दी कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करें, और अब यही मामला इनके मगरबी ममालिक में सियासी पनाह लेने की राह में रुकावट बन सकता है। अहम बात यह कि इस वक्त शेख हसीना वाजिद खुद और उनका पूरा खानदान इस सोच में पड़ा हुआ है कि जिस घराने ने बांग्लादेश बनाने की तहरीक में अहम किरदार अदा किया, पिछले 15 सालों में बांग्लादेश को जबरदस्त माशी तरक्की दी, अवाम की अक्सरियत को गुर्बत से निकाल कर उनका लाइफस्टाइल बेहतर किया, उस खानदान और बिलखसूस वजीर आजम हसीना वाजिद के साथ बांग्लादेश के अवाम ने ऐसा सलूक क्यों किया। अब अहम बात यह है कि शेख हसीना का खानदान का इस तरह सोचना इस मामले का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि 2009 के बाद से बांग्लादेश में मुआशी और समाजी तरक्की यकीनन देखी गई, मगर शेख हसीना के खानदान समेत दुनिया के हर आमिर हुकूमत को यह समझना होगा कि आप अवाम के हकूक सलब करके उनकी सियासी और शख्सी आज़ादियाँ छीन कर, ऑपोजिशन को दीवार से लगाकर, मुखालफिन को दहशतगर्द और गद्दार करार देकर, फांसियाँ लगाकर मुल्क और अवाम को माशी तरक्की भी दे दें, तो इस सब के बावजूद घुटनज़दा माहौल की वजह से अवाम के दिलों में लावा पकता रहेगा, गुस्सा जन्म लेता रहेगा, और जैसे ही मुल्क में कोई मुआशी बहरान आएगा या अवाम को मुआशी तंगदस्ती का सामना होगा, वैसे ही बरसों से पकता हुआ लावा फट जाएगा और अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। और बिल्कुल यही कुछ आज बांग्लादेश में हुआ है, जहां 2009 के बाद शेख हसीना वाजिद ने
बांग्लादेश को मुआशी ताकत बनाया, वही बांग्लादेश जिसके बारे में अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मुशीर हेनरी किसिंजर ने तंजन कहा था कि एक आजाद बांग्लादेश सुराख वाली बास्केट की तरह है जिसमें कुछ रखा नहीं जा सकता, यानी एक ऐसा मुल्क जो अपने मसाइल को भी खुद हल नहीं कर सकेगा और मुकम्मल तौर पे बैरूनी इमदाद पर मुनहसर होगा। उसी बांग्लादेश को हसीना वाजिद की हुकूमत ने ऐसी तरक्की दी कि उसकी टेक्सटाइल की सनत रेडीमेड गारमेंट्स में चीन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी एक्सपोर्टर बन गई। और 3 साल पहले एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बांग्लादेश ने जीडीपी पर कैपिटा में भारत और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ दिया। 2009 से 2023 तक बांग्लादेश की मईशत ने हर साल औसतन 6% से ज्यादा तरक्की दिखाई। 2010 में बांग्लादेश में गुर्बत की शरह 31.5% थी, जो 2022 में 18.7% तक रह गई। 17 करोड़ की आबादी में 95% अवाम को बिजली तक रसाई मिली। 2009 में बांग्लादेश की फीकस आमदनी $800 थी, जो 2023 में बढ़कर $2,529 तक पहुंच गई। 2009 में बांग्लादेश की मईशत का हजम $102 अरब था, जो 2022 में 4 गुना बढ़कर $460 अरब तक हो गया। इसी तरह 2009 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश का 146वां रैंक था, जो 2022 में बेहतर होकर 129 पर पहुंच गया। और 2009 में नौमौलूद बच्चों की अमवात 1000 में से 41 से कम होकर 2022 में 24 पर आ गई। यानी एक तरफ तो शेख हसीना हुकूमत के 15 सालों में बांग्लादेश मुआशी और समाजी शोबों में बेमिसाल तरक्की कर रहा था। तीसरी दुनिया के ममालिक को बांग्लादेश मॉडल की मिसालें दी जाती थी, मगर दूसरी तरफ इसी दौरान बांग्लादेश फौजी आमरीत से निकलकर सिविलियन डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका था। इस 15 साल दौर में सियासी आज़ादियाँ छीनी गई, मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, बोगस जंगी ट्रिब्यूनल्स के जरिए ऑपोजिशन के कम से कम 6 बड़े रहनुमाओं को फांसियां दी गई। शेख हसीना ने बीएनपी को एक फौजी आमिर की जमात करार दिया, जमात इस्लामी को दहशतगर्द जमात कहा और कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा को रजाकार करार दिया, जो आखिर में उनकी हुकूमत के खात्मे की बुनियादी वजह बनी। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद ने 2009 के बाद 3 इंतखाबात करवाए, मगर बैनुल अक़वामी मीडिया और इदारों की जानिब से तीनों की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए गए। रवां साल जनवरी के इंतखाबात से पहले जिन गरीब वोटर्स ने अवामी लीग को वोट देने से इनकार किया, उनसे हुकूमती फ्लाई कार्ड छीनने की धमकियां दी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा कि हुकूमत ने तकरीबन 25,000 से ज्यादा सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार करके पूरे मुल्क की जेलें भर दी हैं। इस सब के बावजूद इंतखाबात में टर्नआउट सिर्फ 40% रहा और अवाम ये कहते नजर आए कि जब उन्हें मालूम है कि दोबारा हुकूमत किसकी कायम होगी तो फिर वोट देने का फायदा क्या। और ये सब कुछ हसीना वाजिद ने अकेले नहीं किया, बल्कि बांग्लादेशी फौज और बिलखसूस साबिक आर्मी चीफ अजीज अहमद हर जुर्म में बराबर के शरीक रहे, जिन्होंने पहले तो बतौर डीजी बॉर्डर गार्ड्स अपने भाइयों के साथ मिलकर 2012 से 2016 तक हसीना वाजिद की ज़ाती सिक्योरिटी का काम अंजाम दिया। जनरल अजीज के भाइयों ने एक माफिया की तरह नाकदीन को मावराए अदालत कत्ल किया, भत्ताखोरी का बाजार गर्म किया, रियासती खजाने से अपने जाती कारोबार बनाए और फिर शेख हसीना वाजिद ने जनरल अजीज को इस वफादारी पर 2018 में आर्मी चीफ बना दिया, जिसके बदले में आर्मी चीफ जनरल अजीज ने अवामी लीग के लिए 2018 का इलेक्शन मैनेज करने की बुनियादी किरदार अदा किया। और ये सब कुछ कैसे होता रहा, अल जजीरा ने उस वक्त अपनी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया था। यानी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और अपोजिशन को दीवार से लगाने में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत और फौज एक पेज पर थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने अवाम की जासूसी के लिए इसराइल से स्पाइरवेयर की खरीदारी भी की थी और इस सब में सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें और इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहे थे। बांग्लादेशी फौजी क़यादत के अलावा बांग्लादेश में 9/11 के बाद एक और फोर्स बनाई गई थी जिसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था, मगर रैपिड एक्शन बटालियन नामी यह इदारा भी सियासी मुखालफिन की जबाबंदी और शहरियों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल होता रहा। ये हैं वो मामला जिनकी वजह से बांग्लादेश के अवाम में बरसों से एक लावा पकड़ा था और कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों ने इस घुटनज़दा माहौल में चिंगारी का काम किया और अब जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। बांग्लादेश की इस 15 साल कहानी में दुनिया की हर उस हुकूमत के लिए कई सबक हैं जो जमहूरियत के नाम पर लोगों पर आमरीत नाफिज करते हैं। शेख हसीना की हुकूमत जैसी हर हुकूमत को समझना होगा कि इक़्तिदार की ताकत रियासती जबर या माशी तरक्की के जरिए कुछ अरसे के लिए तो अवाम को दबाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही हालात कुछ करवट लेते हैं हुकूमत का यही जबर अवाम के कहर की वजह बन जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल ये खबर सामने आ रही थी कि गवर्नर सिंध की तब्दीली पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है, जिसकी एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार के अलावा डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने भी तरदीद की थी। जबकि आज एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी इस पर बात करते हुए गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर सिंध की तब्दीली का अगर फैसला होना है तो एमक्यूएम पाकिस्तान की मुशावरत से होना है। इसके अलावा उन्होंने जमात इस्लामी पर तंज करते हुए कहा कि जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया है क्योंकि बिजली मजीद महंगी हो गई है। जमात इस्लामी का धरना
वाहिद धरना है जो सस्ती बिजली से शुरू हुआ और महंगी बिजली पर खत्म हुआ है। आज इतना ही, शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।